हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे साल के सबसे डिसअपॉइंटिंग पीसी पार्ट्स के, सबसे डिसअपॉइंटिंग लॉन्चेस की। अब देखो, चीज़ें तो बहुत सारी लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें लॉन्च हुई हैं, लेकिन हम अगेन ये टॉप 5 की लिस्ट तो मैं सिर्फ 5 चीज़ के अंदर रखने की कोशिश करूंगा। कुछ मैं ऑनरेबल मेंशंस और कुछ चीज़ें और इंक्लूड करूंगा, तो वो भी आप देखना। और आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ें क्या लगी वो जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे डिसअपॉइंटिंग ना लगी हो, या जिसको मैंने लिस्ट में ऐड ना करा हो, लेकिन आपने वो चीज़ बाय करी हो, आपने वो चीज़ खरीदी हो और आपको एकदम डिसअपॉइंटिंग लगी हो। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आपको मोबाइल से लेके आपने स्मार्ट वॉच, आपने कोई टीवी लिया हो, कोई भी चीज़ आपने बाय करी हो पूरे साल में, आपने सबसे बेकार चीज क्या करी है साल में, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअली में लोगों ने कहां कहां पैसा वेस्ट करा है ना। तो उसका बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम टॉप 5 बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ईयर की बात करेंगे, तो उसको भी देखना है। अगर तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जो भी है वो सब कर लो। नाउ सबसे पहला लॉन्च, और एक्चुअली मैं च्युइंगम खा रहा हूं, मुझे वीडियो बनाने से पहले थूक देना चाहिए था च्युइंगम, लेकिन अब च्युइंगम के साथ ही बना लेते हैं। नाउ सबसे पहला प्रोडक्ट NZXT का H1। नाउ ये जो केस है, ये NZXT ने लॉन्च करा था ताकि वो मिनी ITX या फिर मैं बोलूंगा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के जो केसेस हैं उनमें जो है मार्केट में एंट्री करे। एंट्री तो नहीं, NZXT एंट्री पहले से कर चुका है, मतलब एक नाम बनाए, एक अपनी पहचान बनाए दोबारा से, कि वो NZXT को पहचान खो चुकी है। NZXT को लगता है कि वो पीसी मार्केट का एप्पल है, बट NZXT कहीं ना कहीं इंडिया में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या US में भी ऐसा नहीं है। और वो जो आपकी प्लेस है जिसको आप समझते हो कि NZXT प्रीमियम वाला कैबिनेट है, NZXT एक प्रीमियम ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी भ्रम में रहते हुए NZXT ने लॉन्च करा एक कैबिनेट जिसका नाम था NZXT H1, जिसके के अंदर एक इशू था जिसमें स्क्रू ड्राइवर से अगर आप एक स्क्रू टाइट करोगे तो वो जो है वो एक 12 वोल्ट ट्रेस के साथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, और उससे लग रही थी कैबिनेट के अंदर आग। जी हाँ गाइस, लिटरल आग। और ये आग जो है अगेन जब कैबिनेट के अंदर आग लगेगी तो आपके पीसी कंपोनेंट्स का क्या होगा, उनका तो भुट्टा बन जाएगा। और वही यहाँ पे हुआ। NZXT के केसेस जो हैं वो इस तरीके से रिकॉल किए गए, NZXT ने फिक्सेस दिए, सफाई दी, और ये बहुत बड़ा इशू बना। और अगर आपको नहीं पता, आप में से किसी लोगों ने अगर ये केस खरीदा है या अगर कोई ओन करता है, खरीदने का सोच रहा था, इंडिया में तो NZXT इतना चलता नहीं है, बट स्टिल H1 जो है वो स्टिल इंडिया में बिक रहा था। NZXT के H1 के कैबिनेट जो है इंडिया में अवेलेबल थे। मुझे नहीं पता किसी ने इस इशू को उठाया नहीं उठाया, बिकॉज ज्यादातर लोग इस टाइप के कैबिनेट बाय करते नहीं है, बट इशू था, आग लगी, भयानक चीज हुई और डिजास्टर था एक तरीके से। बढ़ते हैं दूसरे लॉन्च की तरफ। दूसरा लॉन्च जो है सबसे खतरनाक वो आ रहा है अपनी टीम ब्लू की तरफ से, और वो था इंटेल का 11900K। ठीक है, 11900K इतना डिजास्टर्स सीपीयू था, ना केवल ये अपनी पुरानी जनरेशन यानी कि 10900K से ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स कम थे, और परफॉर्मेंस में भी, इवन इन परफॉर्मेंस कई जगहों पे पुरानी जनरेशन का जो 10900K था वो बेटर था, बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी, बिकॉज ऑफ मोर कोर्स। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ डिजास्टर सीपीयू था, जिसे कि बहुत सारे वेस्टर्न यूट्यूबर्स ने वेस्ट ऑफ सैंड भी बोला, कि तुमने सैंड सिलिकॉन वेस्ट करी है, और जो कि सच्ची बात है। और हम लोगों ने इसका खुद का रिव्यू करा, हम लोगों ने कई इसके बारे में ओपिनियंस दिए कि भाई ये जो सीपीयू है ये वर्थ इट नहीं है। अगर लेना ही है तुम्हें गेमिंग सीपीयू तो 10th जनरेशन का ले लो, लेकिन 11th जनरेशन का मत लो, या वेट करो, या गो फॉर AMD। हम लोगों ने इस तरीके के रिव्यूज बनाए, गो चेक दैट आउट। अनफॉर्चुनेटली इंटेल इंडिया को ये पसंद नहीं आया। इंटेल इंडिया को लगा कि ये लोग हमारे सीपीयू को बुरा क्यों बोल रहे हैं, तो इंटेल इंडिया ने जो है वो थोड़ी नाराजगी दिखाई हम लोगों से। अब वो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, बट 11900K वाज अ डिजास्टर सीपीयू, बहुत ही बेकार सीपीयू था। आप लोग मेरे से अच्छे से जानते हो कि ये सीपीयू किस तरीके का सीपीयू था, और कितनी पावर कंज्यूम करता था, और कितनी परफॉर्मेंस देता था, और क्या वैल्यू थी इसकी, है ना। तो आप लोग भी जानते हो कि 14 नैनोमीटर प्लस 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 का जो आखिरी सीपीयू था वो प्लस नहीं बल्कि माइनस हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस वो नेगेटिव में दे रहा था, और अपने ही पिछली जनरेशन के सीपीयू से जो है वो compete नहीं कर पाया। तो डिजास्टर्स लॉन्च। अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रहा है AMD की तरफ से। जी हाँ गाइस, इसके बाद एनवीडिया का भी बताऊंगा एक प्रोडक्ट। AMD की तरफ से देखो, प्रोडक्ट या ओवरऑल अच्छा है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं निकाल रहा, प्रोडक्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, और वो है AMD का 6900XT। वैसे तो मुझे इसके अंदर 6800XT 6900XT सारे रखने चाहिए थे, बट मैं सिर्फ सबसे टॉप एंड ग्राफिक्स कार्ड को रख रहा हूँ, 6900XT। ना ये ग्राफिक कार्ड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार ग्राफिक कार्ड, इट्स अ गुड ग्राफिक कार्ड। अगर तुम्हें अच्छी प्राइस में कहीं से मिलता है, गो फॉर इट। 1080p गेमिंग पे तो ये माशाल्लाह एकदम प्यारा ग्राफिक कार्ड। बट इंडिया में स्पेशली ये कार्ड MSRP से 15,000 रुपीज ओवर प्राइस जो है वो AMD ने लिस्ट किया, या फिर AMD ने लॉन्च किया। 15,000 रुपीज ओवर MSRP। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि डिस्ट्रीब्यूटर महंगा बेच रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने तो महंगा, वो तो एनवीडिया के कार्ड्स भी बेच रहे हैं, बट एटलीस्ट एनवीडिया ने अपने जो कार्ड्स हैं इंडिया में वो MSRP पे तो लॉन्च करे हैं, जो USA में MSRP है उसी पे तो लॉन्च करे हैं, टैक्स इंक्लूड करके। इंडिया में GST 18% वो अलग से लगेगा, बट जो USA में MSRP है उसी के आसपास लॉन्च करे हुए हैं।
अब वो बात अलग है कि तुम्हें मिलेगा नहीं कार्ड एमएसआरपी पे, बट एटलीस्ट एनवीडिया की जो वेबसाइट है वहां पे कार्ड जो है वो अपनी ऑफिशियल एमएसआरपी पे लिस्टेड है। कल के दिन अगर प्राइस डाउन जाते हैं, कल के दिन ये क्रेज जो है माइनिंग का जो भी है, ये शॉर्टेज वगैरह ये खत्म होती है, तो एटलीस्ट हमको कार्ड्स की एमएसआरपी पे तो मिलेंगे, हमें कार्ड जो है एमएसआरपी पे तो देखने को मिलेंगे। लेकिन एएमडी को लगता है कि उन्होंने 2-3 जनरेशन अच्छी लॉन्च कर ली, उनका जेन प्रोडक्ट्स जो है अच्छे चल रहे हैं, सीपीयू अच्छे चल रहे हैं, तो वो एप्पल बन गए, वो लोग प्रीमियम चार्ज करेंगे, वो भी स्पेशली इंडिया में। तो उन लोगों ने क्या करा, अपना 6900 XT 15,000 रुपये महंगा, 6800 XT 10,000 रुपये महंगा इंडिया में एमएसआरपी पे लॉन्च करा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम। आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनका कोई यहाँ पे कोई रिटेल चैनल नहीं है, उनकी कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, बट 15,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इस वजह से मैंने AMD का 6900 XT रखा है, बट अगेन 6800 XT भी सेम कैटेगरी में फॉल करता है। अब बढ़ते हैं टीम ग्रीन की तरफ, क्योंकि अगेन रेड ग्रीन ब्लू RGB अगर मैं AMD एंड इंटेल को डाल रहा हूँ, एनवीडिया का भी डालना बनता है, बिकॉज वरना लोग बोलेंगे कि तू एनवीडिया से पैसे लेके बैठा, तो AMD और इंटेल की बदनामी कर रहा है। सो एनवीडिया ने भी ये सेम डिजास्टर्स काम करा है, जो कि अब फिक्स हो चुका है, एनवीडिया ने अब ये चीज फिक्स कर चुकी है। बट मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर तुमने देखा हो तो, एनवीडिया का 3070 Ti ग्राफिक्स कार्ड, वैसे तो इन वेस्टर्न कंट्रीज ये स्टिल लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बट इन इंडिया इन लोगों ने एक लेवल और ऊपर का काम करा। इन लोगों ने क्या करा, 3070 रेगुलर 3070 आई थिंक 42 या 44,000 के आसपास का था, ठीक है, एमएसआरपी पे है, नाइस, मिलेगा नहीं तुम्हें इस पे, बट नाइस। 3070 Ti एनवीडिया ने लॉन्च करा 61,000 का इंडिया में, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर दिया। लेकिन 3080 जो था वो 62,000 का था। अब कोई 3070 Ti क्यों लेगा जब वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके 62,000 में 3080 ले सकता है, ऑल्दो किसी को 62,000 में मिलेगा नहीं, बट मैं ऑफिशियल एमएसआरपी की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल एमएसआरपी ने रखा 3070 Ti 61,000, 3080 62,000। कोई 3070 Ti क्यों बाय करेगा जब वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके 3080 ले सकता है। अब तो एनवीडिया ने फिर भी उसकी प्राइस जो है वो फिक्स कर दी है, तो अगर आपको अब 3070 Ti कहीं छिड़ीले मिलते हैं तो नाउ यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात उसमें ऐसी है नहीं। स्टिल अगर वैसे प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3070 एंड 3070 Ti में इतना कुछ बड़ा फर्क है नहीं परफॉर्मेंस में, है ना। मैं तो बोलूँगा सीधा 3080 पे जंप मारो अगर जंप मारनी हो तो, बट स्टिल जो इंसिडेंट हुआ था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे 3070 Ti को ऐड किया है। नाउ अगला जो प्रोडक्ट है ना वो एकदम हॉट प्रोडक्ट है, लिटरली हॉट प्रोडक्ट है, और इसके बारे में तुम सभी को पता होगा, और मैं चाहता हूं कि तुम गेस करो कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। और कमेंट सेक्शन में मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में मेरे बोलने से पहले आप लोग लिखोगे, वीडियो को पॉज करो और बताओ कमेंट सेक्शन में ये कौन सा प्रोडक्ट है जो कि वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का मैं टाइटल से देना चाहूंगा अगर मुझे देना हो तो। और ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग दिवाली में यूज करने का प्लान कर रहे थे, दिवाली में यूज करने वाला प्रोडक्ट। कम ऑन गाइस, कमेंट सेक्शन। तो जिन लोगों ने गेस कर लिया उनको तो कंग्रेचुलेशंस, उनको बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन जिन लोगों ने गेस नहीं करा उनके लिए ये है गीगाबाइट का पावर सप्लाई। जी हाँ गाइस, गीगाबाइट के पावर सप्लाई जो कि फट रहे थे, जिनके अंदर धमाके हो रहे थे, जो कि ब्लास्ट हो रहे थे, और मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर आई बटन कार्ड्स जहाँ पे भी होता है मैं वहाँ पे आपको लिंक्स दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को डिटेल में देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये जो गीगाबाइट की पावर सप्लाई थी ये लोगों ने सस्ता समझ के कि भाई सस्ते में 750 वाट मिल रही है, सस्ते में हमको 850 वाट मिल रही है, सस्ते में पावर सप्लाई मिल रही है, हम जो है वो फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे फलाना फलाना। एंड ये जो पावर सप्लाई थी ये पावर सप्लाई के बेस में पावर सप्लाई ना होके बल्कि थी सुतली बॉम्ब। जी हाँ गाइस, सुतली बॉम्ब, यानी कि फट रही थी, आग लग रही थी, धमाका हो रहा था। और मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, इस पे वीडियोस अवेलेबल हैं। जब गीगाबाइट को चीज बोली गई कि तुम्हारी पावर सप्लाई फट रही है तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट करने वाले जो रिव्यूअर्स हैं वो गलत है, मतलब इनको सस्ते मदरबोर्ड के साथ, ग्राफिक्स कार्ड के साथ जो है वो, जो कि ग्राफिक्स कार्ड हाई डिमांड में है, उन ग्राफिक्स के साथ बंडल करके, लाइक अगर तुम्हें 3070 चाहिए पावर सप्लाई खरीदनी पड़ेगी, ग्राफिक्स कार्ड और पावर सप्लाई का बंडल। तुम्हें 3080 चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड और पावर सप्लाई का बंडल। तुम्हें मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई का बंडल। क्योंकि बंदा इस शॉर्टेज में जहां पर उसको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो वहीं से तो उठाएगा, और ग्राफिक कार्ड लेना है तो पावर सप्लाई तो भैया लेनी पड़ेगी। और बंदा क्या सोचेगा, अरे यार चलो छोड़ो ना, ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, पावर सप्लाई भी काम आ ही जाएगी, पावर सप्लाई यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। पीसी तो बिल्ड कर ही रहे हैं, पावर सप्लाई की जरूरत तो उसमें है ही है, तो अब इस पावर सप्लाई के साथ ये बंडल जो मिल रहा है इसको ले लेते हैं, ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है, पावर सप्लाई भी मिल रही है, दो कंपोनेंट एक साथ मिल रहे हैं। तो लोगों ने ऐसा दबा के लिया, और उसके बाद धमाकों की वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड हुई उसके बाद तो देख के मजा आ गया, मतलब आनंद हो गया। ऑल्दो मुझे दुख भी हुआ जिन लोगों ने बाय करी, बट कोई बात नहीं, देखने में तो मजा आता है। लोगों के सिस्टम फटे या आग लगी उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब वो तो उनका परचेस डिसीजन था। हम लोगों ने तो कितनी बार चिल्ला के बोला है कि भाई गीगाबाइट की पावर सप्लाई मत लो, लेकिन लोगों ने स्टिल बाय करी। तो अब रिव्यूअर्स ने तो अपना काम कर दिया बताने का, अब लोगों के ऊपर था कि वो डिसीजन ले इन्फॉर्म्ड, तो उन्होंने नहीं लिया, सिस्टम फटे, क्या कर सकते हैं ना। गीगाबाइट के कारनामे यहीं पे खत्म नहीं हुए, अभी रिसेंटली एक और हादसा हुआ है गीगाबाइट के साथ, और वो हादसा ये हुआ है, वो गीगाबाइट ने खुद हादसा करा है। पावर सप्लाई का तो चलो हादसा फिर भी अपने आप हुआ, और हादसा ये कि इन लोगों ने अपने मदरबोर्ड की फॉल्स मार्केटिंग करी। इन लोगों ने क्या किया, अभी रिसेंटली आप जानते हो 12th जनरेशन लॉन्च हुई, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम 12th जनरेशन सीपीयू देना चाहते हो तो अमेजिंग है, गेमिंग हर जगह हर चीज में। इन लोगों ने क्या करा, अपने मदरबोर्ड्स के साथ
अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, अपने और जगह जो भी इनके वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे जो है वो प्रमोट करा कि गीगाबाइट ने ब्रेक करा है या गीगाबाइट ने अचीव किया है सीपीयू को 8 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक करने का रिकॉर्ड। इन्होंने 12900K को अपने मदरबोर्ड पे 8 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक करा है। अब जनरली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुमने सीपीयू को 8 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक करा, इवन दो एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग में जिसमें कि हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके जो है वो सीपीयूज को ओवरक्लॉक करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी तक, लेकिन स्टिल 8 गीगाहर्ट्ज एक बहुत बड़ा नंबर है। इवन जो तुम्हारे नए लेटेस्ट जनरेशन के सीपीयूज हैं वो जनरली अगर अच्छे से अच्छे सीपीयूज होंगे तो वो 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रहते हैं। कुछ एक्सट्रीम गोल्डन सैंपल्स जो 7 गीगाहर्ट्ज की रेंज में जाते हैं, और गोल्डन सैंपल्स इवन अभी तक तो आई थिंक इंटेल का कोई भी सीपीयू ऐसा नहीं है जो कि 8 गीगाहर्ट्ज का किसी ने बैरियर जो है ब्रेक कराओ। अगर हम किसी पुराने बहुत 10-12 साल या 7-8 साल पुराने सीपीयूज की बात करें, उनमें कुछ सीपीयूज थे जो कि कर सकते थे, ऐसा केपेबल थे, लेकिन वो बहुत साल पहले की बात हो गई। लेकिन लेटेस्ट अभी जितने भी इंटेल के सीपीयू आए हैं, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8, 9, 10, 11, 12, कोई सीपीयू 8 गीगाहर्ट्ज से कैपेबल अभी तो नहीं है। ठीक है, 7 गीगाहर्ट्ज तक फिर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें गोल्डन सैंपल्स चाहिए होंगे और गोल्डन मदरबोर्ड, एकदम एक्सट्रीम प्रिसीजन तुम्हें चाहिए होगा, तब जाकर तुम 7 गीगाहर्ट्ज भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो काफी हार्ड एक नंबर है अचीव करना। और गीगाबाइट यहाँ पे बोल रहा है कि उन्होंने 8 गीगाहर्ट्ज से ओवरक्लॉक करा, जबकि जो कि वैलिडेशन करने वाले लोग हैं, तुम सीपीयू जी सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे अपने पीसी में, सीपीयू जी वाले जो बंदे हैं उन्होंने बोला कि ये जो है एक बग है, ये बग के चक्कर में जो है वो सीपीयू जी के अंदर 8 गीगाहर्ट्ज दिखा रहा है, ये एक बग है, इस बग को फिक्स करो। लेकिन गीगाबाइट क्या है? गीगाबाइट मदरबोर्ड बनाता है, मदरबोर्ड का बायोस कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स गीगाबाइट ही बनाएगा जब वो लोग मदरबोर्ड बनाते हैं। तो उन लोगों ने इस बग या इस बग का जो पैच आया था उसका एक वर्क अराउंड, एक हैक निकाल के अपना जो है वो मदरबोर्ड प्रमोट करने के लिए 8 गीगाहर्ट्ज का फेक स्क्रीनशॉट, 8 गीगाहर्ट्ज का फेक वैलिडेशन दिखा के जो है वो खूब अपने मदरबोर्ड्स को प्रमोट करा कि हमारा मदरबोर्ड जो है वो 8 गीगाहर्ट्ज से कैपेबल है। गीगाबाइट ने जो है वो 8 गीगाहर्ट्ज पे जो है वो सीपीयूज को ओवरक्लॉक कर लिया है। गीगाबाइट के मदरबोर्ड ऐसे, गीगाबाइट के मदरबोर्ड वैसे, और ये जो है सीपीयू जी वालों ने पहले से बता रखा था कि भाई ये जो है एक बग है, ये गलत है, इसको मत करो। इवन गीगाबाइट वालों को पता भी था कि भाई हम ये जो चीज़ है ये गलत है, ये चीज़ बग है, ये कोई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, सीपीयू असल में 8 गीगाहर्ट्ज पे नहीं चल रहा है। ठीक है, ये एक बग है, ये गीगाबाइट वालों को पता था, इंटरनली उन लोगों को पता था, लेकिन स्टिल उन्होंने ये चीज़ करी। एक होता है कि अनजाने में करना कि भाई हमको पता नहीं है इसलिए हमने 8 गीगाहर्ट्ज दिखा दिया, उन लोग को पता था। पर पता होने के बाद भी उन लोगों ने उसका जो पैच आया था, आई थिंक उस पैच को उन लोगों ने बाईपास करके ये चीज करी है। तो यानी कि तुमको एक ना केवल अपनी गलती पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने उसका जो है एक वर्क अराउंड ढूंढ लिया, तो उसका जो पैच है उसको भी जो है वो हैक करके तुम जानबूझ के जो है वो 8 गीगाहर्ट्ज का फेक वैलिडेशन दिखा रहे हो। तो काइंड ऑफ ये फॉल्स मार्केटिंग या इस टाइप की मार्केटिंग के अंदर आता है, शेडी टैक्टिक्स, है ना। तो इसके लिए जो है गीगाबाइट को थोड़ा बैकलैश देखने को मिला, और अब जो है वो उन लोगों ने शायद इस टाइप की चीजें अपने वेबसाइट्स वगैरह से डाउन कर दी हैं, बट एक वक्त पे इन लोगों ने ये करा था। तो गीगाबाइट कम ऑन, बट अगेन ये चीज एक मेंशन करने वाली थी तो मैंने कर दी, लेकिन मेन जो पॉइंट है, जो मेन हाईलाइट है, वो है गीगाबाइट के पावर सप्लाईज, जिसको कि कह सकते हैं तुम शॉर्ट में सूतली बॉम्ब ना। ये तो मेरी लिस्ट के होगा टॉप 5 वर्स्ट प्रोडक्ट्स जो कि इस साल लॉन्च हुए। अभी देखो कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स तो मैंने तुम्हें बता दिए, N60 का H1, गीगाबाइट की पावर सप्लाईज, इंटेल, AMD एंड एनवीडिया के एक प्रोडक्ट्स। आप देखो कुछ चीजें और है जो कि इसके अंदर मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि सबसे पहली बात है विंडोज 11 का हॉरिबल लॉन्च। जो विंडोज 11 कोई प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कोई एक रियल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आई मीन जिसको तुम परचेस, मतलब आई मीन फिजिकली बाय कर पाओ। बट स्टिल विंडोज 11 के अंदर कितने बग्स थे तुम जानते हो। AMD के सीपीयूज के अंदर ढंग से काम नहीं किया, उसके अंदर तुम्हारे कई सारे गेम्स के अंदर इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी जो कि विंडोज 11 का लॉन्च स्मूथ नहीं हुआ। ऑल्दो विंडोज 11 कोई बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। इवन टुडे विंडोज 11 के अंदर तुम्हें काफी सारे बग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि ओवरऑल स्लोली फिक्स होंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट लॉन्च स्मूथ नहीं था, तो तुम काइंड ऑफ उसको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद तुम इंटेल को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, इंटेल का 12th जनरेशन ऑल्डर लेक पूरा का पूरा। अब देखो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटेल के प्रोडक्ट्स बेकार हैं 12th जनरेशन ऑर्डर लेके या क्या है, मैं उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने खुद अच्छा रिव्यू करा है, जाके चेक कर सकते हो अगर रिव्यू देखना हो तो। लेकिन इंटेल में तुम्हें देखने को मिला होगा कि अभी जो है वो कई सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर वाले जो आर्किटेक्चर है उस वजह से तुम्हारे विंडोज के अंदर जो है वो सपोर्टेड नहीं है, तुम उनको खेल ही नहीं सकते इन सीपीयूज के अंदर। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें एफिशिएंसी कोर्स को कंप्लीटली डिसेबल करना पड़ेगा या फिर कुछ और हैक्स करने पड़ेंगे, तब जाके तुम इन गेम्स को खेल पाओगे, वरना कुछ गेम्स को तुम खेल ही नहीं सकते। तो स्टिल डिसअपॉइंटिंग चीज, गेमर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग। अगर कोई बंदा गेमिंग के लिए सीपीयू ले रहा है और कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको तुम खेल ही नहीं सकते परमानेंटली, देन व्हाट इज द पॉइंट, है ना। सोचने वाली बात है। तो एक चीज ये हो गई ना। एक और ऑनरेबल मेंशन जो कि है SSD स्कैम, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी अलग से, ठीक है। उसको जाके तुम चेक कर सकते हो। मतलब तुम्हारे जो कई सारे SSD मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन WD हो गया,
तुम्हारा इवन क्रूशल की भी एक एसएसडी थी आई गेस, ए डेटा तो सबसे मेजरली जो है वो फ्रॉडुलेंट पाया गया था। कई सारे एसएसडी मैन्युफैक्चरर ये लोग क्या कर रहे थे, अपने एसएसडीज के कंपोनेंट्स चेंज कर दे रहे थे। कहीं पे जो है तुम्हारा कंट्रोलर चेंज कर दिया, कहीं पे तुम्हारी डी रैम कैश का कुछ चेंज कर दिया, कहीं पे कुछ, और इससे असर ये पड़ रहा था कि तुम्हारी एसएसडी की जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी। अगर मैन्युफैक्चरर तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें 3.5 Gbps की स्पीड मिलेगी या फिर 3500 मेगाहर्ट्ज की रीड या राइट स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन मिल रही थी लोगों को 2000 समथिंग स्पीड रीड राइट्स की। इन लोगों ने सेम प्रोडक्ट नेम के अंदर ये चीज़ लॉन्च करी, उन लोगों ने प्रोडक्ट नेम चेंज नहीं करा, वेबसाइट पे जो है वो स्पीड्स अपडेट नहीं करी। बंदे ये सोच के अपनी एसएसडीज खरीद रहे थे कि उनको जो वेबसाइट पे एडवर्टाइज स्पीड है उतनी देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी मिल ही नहीं थी, बिकॉज कंपोनेंट्स तो तुम लोगों ने अंदर चेंज कर दिए एसएसडी के। और एसएसडी में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुम स्टिकर उतार के देखोगे कि अच्छा ये कंपोनेंट तो इसके अंदर नहीं लगा होना चाहिए था। एसएसडी कौन चेक करता है? लाइक लगाया, प्लग एंड प्ले, स्क्रू टाइट किया M.2 SSD एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन यही चीज़ का फायदा उठा के सैमसंग, WD, ए डेटा, इन लोगों ने जो है वो कंज्यूमर के साथ जो है वो धोखा किया, काइंड ऑफ, है ना। तो ये भी जो है मैं इसके अंदर ऑनरेबल मेंशंस में डालना चाहूंगा। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस साल डिसअपॉइंटिंग थे। फ्रैक्टल डिजाइन का भी केस जो है आया था, जिसके अंदर फैन हब के अंदर इशू था, बट इसको मैंने इसके अंदर इंक्लूड इसलिए नहीं करा बिकॉज फ्रैक्टल ने जो है वो समझदारी वाला काम किया और अपने कैबिनेट्स रिकॉल कर लिए। लेकिन NZXT उन समझदारों में से नहीं था, तो NZXT के कैबिनेट को जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड करा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन, तुम अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक होगा, वहाँ से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी शॉपिंग करो। ईयर का एंड आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे में अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है, एसएसडी खरीदनी है, फैन हब खरीदना है, फैंस खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, थर्मल पेस्ट खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक होगा। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताओ। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूल देना। टेक केयर गाइस।